जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। देखिए हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आज हमको पढ़ना है। देखिए कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, पंखे में लगा होता है, इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। कुछ ऐसा भी दिखता है और एक ऐसा भी दिखता है। देखिए ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसमें, ये क्या है? कैपेसिटर है। तो ये तो छोटा सा कैपेसिटर है, बड़ा वाला कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर आखिर है क्या? तो ये एक डिवाइस है, एक यंत्र है। क्या है बाबू? एक डिवाइस है, एक यंत्र है। और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज आप देखे होंगे पंखे में होता होगा, मोटर में होता होगा। जो मोटर लगा होता है, टुल्लू पंप हमारे घर लगा होता है, जो टंकी में पानी पहुंचाता है उसमें लगा होता है। तो ये कंडेंसर या कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगा होता है? पंखे में, मोटर में, मतलब ज़्यादातर देखे होंगे आप मोटर में लगा होगा। और ऐसा कैपेसिटर कहीं कहीं सर्किट में हमको देखने को मिलता है। सर्किट में, किसी किसी सर्किट में, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में हमको ये देखने को मिल रहा है। तो कुछ सर्किट में भी ये कैपेसिटर हमको देखने को मिलते हैं। ये काम क्या करते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए कैपेसिटर जो है ना, ये एक बैटरी की तरह कार्य करते हैं। जैसे बैटरी में हम एनर्जी दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे देते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाता है, वैसे इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है तो ये चार्ज हो जाते हैं। लेकिन बैटरी और कैपेसिटर दोनों में अंतर है बाबू। बैटरी और कैपेसिटर दोनों में अंतर है। बैटरी क्या करता है? एक के बार ऊर्जा नहीं लेता, धीरे धीरे लेगा ऊर्जा, रिहू रिहू, और रिहू रिहू ऊर्जा को छोड़ेगा, मतलब धीरे धीरे छोड़ेगा। जैसे धीरे धीरे चार्ज होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। लेकिन कैपेसिटर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कैपेसिटर एक के बार हुमच के चार्ज हो जाएगा, हुमच के ऊर्जा छोड़ देगा। समझ रहे हैं? एक ही बार चार्ज होगा, एक ही बार ऊर्जा को छोड़ देगा। तो ये जो है अचानक चार्ज होता है और अचानक ही डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चार्ज होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ये एक ही बार चार्ज होगा और पूरा जितना भी ऊर्जा स्टोर किया रहेगा, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर किया रहेगा, वो सब एक ही बार में डिस्चार्ज कर देता है। तो अब ये काम क्या करेगा? ऐसी बैटरी की हमको जरूरत ही क्या है कि जो एक ही बार चार्ज हो, एक ही बार डिस्चार्ज हो? ऐसा क्या हमको जरूरत पड़ गया? देखिए कुछ डिवाइस होते हैं जैसे कि पंखा हो गया, मोटर हो गया, इन सभी को चलने के लिए हाई करंट की आवश्यकता होती है। मतलब इन सभी को स्टार्ट होने के लिए, पंखा को अगर चालू करना है ना, तो चालू करने के लिए क्या चाहिए? हाई करंट चाहिए। जैसे देखते होंगे अगर ठेला है, ठेला समझते हैं ना, सब्जी वाला, उसको ढकेलना है तो पहले जो ऊर्जा लगता है वो ज़्यादा लगता है, उसके बाद इशारा करते रहिए, वो चलता रहेगा, बस इशारा करते रहेंगे। मतलब पहले उसको हुमच के ढकेलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट करने के लिए उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। वैसे ही पंखा और मोटर होता है, जो पंखा हो गया चाहे मोटर हो गया हमारे घर का, ये जो होता है इनको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा होती है कम से कम 25 से 50 एम्पियर। 25 से 50 एम्पियर के बीच करंट लेते हैं तब जाके ये स्टार्ट होते हैं पंखा या मोटर। ठीक, तो अब क्या करें? हमारे घरों में आती है 5 से 10 एम्पियर करंट। जो हमारे घर में आता है ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 एम्पियर ही आएगा। हमको चाहिए कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी होगा तो चले। तो अब यहाँ पे आता है कैपेसिटर का यूज। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज स्टोर कर लेगा और एक ही बार हुमच के छोड़ देगा। तो मतलब करंट की वैल्यू हाई कर देगा। 10 एम्पियर पहले से इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, यो मान लीजिए हुमच दिया 25 एम्पियर, तो 25 10 35 एम्पियर हो गया। अब 35 एम्पियर पे पंखा दौड़ने लगेगा। समझ में आया? तो इसी का यूज करके पंखे को स्टार्ट किया जाता है या किसी मोटर को स्टार्ट किया जाता है। इसीलिए पंखे में ये लगा होता है। नहीं लगेगा तो ना पंखा स्टार्ट होगा ना मोटर स्टार्ट होगा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, जैसे आपको ठोकर लगता है तो आप सही रास्ते पे चलने लगते हैं, तो वैसे ही जब पंखे को एक झटका लगता है, एक ठोकर लगता है, तब जाके ये पंखा जो है स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? तो अब इसमें लिखते हैं संधारित्र। ये क्या है? यह क्या लिखेंगे? संधारित्र। जी देखिए ये लेक्चर जो है हम ना दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ टेक्निकल एरर के कारण। यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को यह एक उपकरण है। लिखिए कि यह एक उपकरण है। यह एक विद्युत उपकरण है। क्या बाबू? विद्युत उपकरण है जो क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करता है? आवेश के रूप में। आवेश, अभी बताते हैं कैसे आवेश के रूप में स्टोर करता है। आवेश के रूप में क्या करता है? संचित करता है, संचित करता है, ठीक, आवेश के रूप में संचित करता है तथा जरूरत पड़ने पर अचानक या बहुत कम समय में उसको व्यय कर देता है, उसको खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग ऐसे यंत्रों में किया जाता है, ऐसे विद्युत यंत्रों में किया जाता है जहाँ पे हाई करंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि पंखा हो गया, कैमरा की शटर लाइट हो गई। देखते हैं एकदम जलता है कैमरा का शटर लाइट ना, लगता है क्या चुनरी आ गया। कहाँ से कि वो हाई करंट से जल रहा है, उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से उतना चमकीला, उतना ब्राइट हो पा रहा है। तो वहाँ पे भी कैपेसिटर का ही यूज किया जाता है, संधारित्र का ही यूज किया जाता है, तभी ये संभव हो पाता है। नहीं तो कैमरा कहती चूंकि बैटरी वो क्या कर लेगा, उतना बड़ा लाइट कैसे जलाएगा? तो उसको जलाने के लिए कैपेसिटर का यूज होता है। तो जरूरत पड़ने पर अचानक उसको व्यय कर देता है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऐसे विद्युत यंत्रों में, देखिए हमारे साथ साथ लिखेंगे तो आपका नोट्स बनता चलेगा। विद्युत यंत्रों में किया जाता है जिनको चालू करने के लिए हाई करंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 25 से 50 एम्पियर की आवश्यकता होती है। ये तो कैपेसिटर के बारे में था। ठीक, आवश्यकता होती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में चाहें तो लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे पंखा, उसके बाद टुल्लू पंप, कहीं मंत्र गलती होगा तो हमारा दोस्त नहीं, टुल्लू ऐसे लिखाता है, टुल्लू पंप, और कैमरा की शटर लाइट आदि। एग्जॉस्ट फैन में भी लगा होता है, आप हर जगह देखेंगे, जहाँ जहाँ मोटर का यूज होता है हर जगह, हर सर्किट में लगा होता है। वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको स्टेबल करने के लिए लगाया जाता है इसको। वैसे इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है कैसे स्टेबलाइज किया जाता है वोल्टेज को। देखिए ये इन चीज़ों में यूज होता है। अब एक चीज़ आती है धारिता। क्या होती है धारिता? जैसे बैटरी का जो हम नापते हैं कैपेसिटी, वो नापते हैं कि AH में कितना एम्पियर की बैटरी है, कितना ऊर्जा स्टोर कर रही है। वैसे ही इसकी कैपेसिटी, इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटी को इसके कैपेसिटेंस बोलते हैं। मतलब इसकी धारिता, इसकी क्षमता कितनी है ऊर्जा को स्टोर करने की, उसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। चलिए हेडिंग लगाइए, क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाइए धारिता। इसके बारे में हम आपको कुछ खास चीज़ें बता चुके हैं। धारिता, कैपेसिटेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्पेलिंग गलती होगा, हमारा दोस्त नहीं, CAPICITANCE, कैपेसिटेंस, ठीक। इसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए कैपेसिटेंस के बारे में हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में ही इस चैप्टर की, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जैसे एक गिलास होता है, अगर 250 ml का गिलास है तो उसमें 250 ml अधिकतम पानी आ सकता है, तो उसकी क्षमता कितनी हो गई, उसकी धारिता कितनी हो गई? 250 ml।
एगो बाल्टी है 5 लीटर का, तो 5 लीटर की बाल्टी में 5 लीटर ही पानी आ सकता है, उसके बाद भरेंगे तो उमक के गिरने लगेगा, है कि नहीं। तो उसकी धारिता, बाल्टी की धारिता कितनी हो गई, 5 लीटर। वैसे ही कैपेसिटर क्या, जो कोई भी चालक होता है ना, उसकी एक धारिता होती है आवेश ग्रहण करने की, कि वो अधिकतम कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसको उसकी धारिता बोलते हैं, उस चालक की धारिता बोलते हैं। अब मान लीजिए इस टाइम देखिए, जैसे आपकी दिल की धारिता 1 है, 2 है, 3 लोगों की धारिता है। इस टाइम तो खैर अनलिमिटेड धारिता हो रही है लोगों के दिलों की, लेकिन अनलिमिटेड जो है कभी कभी बेकार कर देता है, कभी कभी दोनों का एक साथ फोन आ गया ना तो गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए एक ही धारिता सही रहता है ज़्यादातर केसेस में, वैसे एक भी ना रहे तो बहुत अच्छा है। तो धारिता, कैपेसिटर, धारिता का मतलब कि कितना आपकी कैपेसिटी है रखने की। तो आपके दिल की धारिता तो अनंत है वैसे, लेकिन अब कैपेसिटर की धारिता हमको यहाँ पे पता करनी है। कैपेसिटर किससे बना होता है, चालक से बना होता है। चालक का मतलब ऐसे धातु जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे स्टील, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब क्या हो गए, धातुएं हो गई जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। अब इस पे अगर हम आवेश दें तो वो अधिकतम कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसकी क्षमता क्या होती है, धारिता कहलाती है। जैसे हम हैं, अगर हमारे ऊपर आवेश दिया जाए तो मान लीजिए हम 10 कूलाम आवेश को होल्ड कर सकते हैं, अधिकतम 10 कूलाम हमारे ऊपर आवेश दिया जा सकता है। वैसे आएगा तो हम तो इस दुनिया से चल देंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, 10 कूलाम आवेश को होल्ड कर सकते हैं। तो हमारी धारिता कितनी हो गई, 10 कूलाम। अब कहेंगे और आवेश क्यों नहीं दे सकते हैं, तो और आवेश जब आप देंगे ना तो हम जो अधिक होगा आवेश वो डिस्चार्ज करते जाएंगे। कैसे, देखिए, अगर किसी चालक की धारिता 10 कूलाम है, तो अगर उस पर 10 कूलाम आ गया आवेश, तो वो क्या करेगा, उस पे आवेश का अब रहने का जगह नहीं है, तो आवेश जो है एक दूसरे से धक्का मुक्की करेंगे, और जो इसके पास हवा है उसको आयोनाइज कर देंगे। हवा में जो एक कण है, एक परमाणु मान लीजिए, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इस पे आवेश आया है, इसमें से हवा के कण में से इलेक्ट्रॉन लेके वो आवेश डिस्चार्ज हो जाएगा, जिससे आवेश अधिक होगा। इसको कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। अब 2020 वाला कोरोना मत समझ जाइएगा, समझ में आया, 2020 वाला ही कोरोना नहीं है, कोरोना इफेक्ट होता है, जो कि अगर अधिक आवेश देंगे किसी चालक को तो वो डिस्चार्ज कर देता है हवा में, मीडियम में, ठीक। तो ये हो गया कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट आपको समझ में आया। मान लीजिए कि अगर 250 ml का गिलास है, उस गिलास में एक्स्ट्रा पानी भरेंगे, कहेंगे 1 बाल्टी पानी इस गिलास में भरेंगे, भराएगा, जब गिलासिया भर जाएगा तो मग के गिरने लगेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही इसका धारिता, इस चालक का धारिता इतना ही है कि ये 10 कूलाम आवेश को होल्ड कर सकता है, 10 कूलाम आवेश को होल्ड कर सकता है। जब इससे अधिक इसको आवेश देंगे तो जो भी अधिक आवेश होगा उसको हवा में डिस्चार्ज करने लगेगा, और यही डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया क्या है, कोरोना इफेक्ट है। आपके अंदर कोरोना इफेक्ट नहीं होता है, आपके अंदर जितना भी आया रखते जाएंगे, रख लेते हैं, जानते हैं, ठीक। देखिए, तो ये हो गया कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट क्या है, जब चालक की धारिता, उस धारिता से अधिक आवेश दिया जाता है तो वो हवा में ही आवेश को डिस्चार्ज करने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। अब 2020 वाला कोरोना इफेक्ट नहीं है, ये हम बता चुके। तो धारिता में क्या लिखेंगे, धारिता में लिखिएगा कि चालक की धारिता वह गुण है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चलिए हम लिखते हैं, साथ साथ लिखिएगा किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक की अच्छा किया जो निकल आया, बहुत भीड़ थी उनके दिल में। किसी चालक के गानों में मत सुनिए, आपके दिल में हम जानते हैं बहुत भीड़ है। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। अच्छा किया जो निकल आया, बहुत भीड़ थी उनके दिल में। अच्छा किया जो निकल
छाप लीजिए। देखिए, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता बोलते हैं। जैसे गिलास हो गया, गिलास जो है 250 ml पानी होल्ड कर सकता है, उससे अधिक नहीं होल्ड कर सकता है। उसकी क्षमता कितनी है? 250 ml, तो उसकी धारिता कितनी होगी? 250 ml। ऐसे ही कोई चालक है, कोई मान लीजिए एक गोल स्टील का बॉल है, इस स्टील के बॉल की धारिता 10 कूलाम है, तो इस पे केवल 10 कूलाम आवेश आ सकता है, इससे ज्यादा आवेश नहीं आ सकता है, तो ये इसकी धारिता हो गई। अधिकतम ये कितना आवेश होल्ड करके रख सकता है, वो इसकी धारिता हो जाएगी। समझ में आया? अब देखिए, इसके फार्मूले को हम डिराइव करते हैं। फार्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V। ये कहाँ से आता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। C जो है चालक की धारिता है, चालक की धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस को। ठीक, देखिए, अगर आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, पढ़े नहीं थे तो नहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे तो देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि R इजिकल टू V/I पढ़े थे। ये कहाँ से आया था? हम कहते देखिए वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है धारा के, यानी कि करंट के। ये हम हाई स्कूल में पढ़े थे कि विभव जो है धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक में बहने वाली धारा उस चालक के दोनों सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। ये हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अगर नहीं पढ़े थे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए यहाँ पे। तो जितना वोल्टेज आप बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा। ये यही कह रहा है ये संबंध हमको यही बताता है कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उस चालक में करंट की मात्रा बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ से हम कहते थे कि अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाना है तो यहाँ पे एक नियतांक लगाते हैं जिसको R बोलते हैं, और यहाँ से हो जाता है V बराबर IR या RI। और ये R क्या है? ये नियतांक है। ऐसे हम पढ़े थे, नियतांक है। और जिसे क्या बोलते हैं? जिसे चालक का क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये आपको समझ में आया होगा आशा है। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध चालक का गुण है। और वो क्या गुण है? गुण है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना बाधा बना सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कितना बाधा डाल सकता है, मतलब कि उसका विरोध कितना कर सकता है। जैसे कि किसी चालक तार में कोई तार है, ये मान लीजिए एक तार है, इसमें क्या हो रहा है? धारा यानी करंट बह रहा है। इस करंट को रोकने के लिए ये तार कितना विरोध कर पा रहा है, वही क्या है? इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका प्रतिरोध है। ठीक, समझ में आया? तो ये प्रतिरोध जो है चालक का गुण है, और ये क्या है? यहाँ से आया है हमारे संबंध से। अब इसके बारे में अगर आपको रेजिस्टेंस जो है देखना है तो एक चीज होता है रेजिस्टर और एक चीज होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? तो गुण है, और रजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है। जैसे देखिए, ये जो है ये रजिस्टर है, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये जो है ये एक रजिस्टर है, ये जिस पे हम हाथ रख रहे हैं। ठीक, ये क्या है? एक रजिस्टर है, यानी प्रतिरोधक है। इसको हिंदी में प्रतिरोधक बोलते हैं। और इसके विद्युत धारा को रोकने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे बाबू? कि इसकी प्रतिरोधकता है, इसका प्रतिरोध है, यानी कि रेजिस्टेंस है। ये प्रतिरोधक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? प्रतिरोध क्या है? यानी कि धारा को रोकने की क्षमता ही इसका प्रतिरोध। समझ में आया? तो ये जो है धारा को रोकने की क्षमता प्रतिरोध है। और ये R जो है किसी भी चालक के लिए फिक्स होता है, रेजिस्टेंस किसी चालक के लिए फिक्स होता है, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि ये एक नियतांक है। नियतांक का मतलब जो फिक्स होता है उसको नियतांक बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है बाबू? हम बोलते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू, ऐसे बोल सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। ये हम कहाँ से लिख दिए? तो इसको हल्का सा मिटाते हैं। हल्का सा नहीं, इस फार्मूले को तो पूरा ही हम मिटाएंगे, हल्का सा कहाँ मिटाएंगे? देखिए, हम बोले थे कि V बराबर होता है 1/4πε0 और Q/R, यही ना बोले थे? तो यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर जितना Q बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, जितना आवेश बढ़ाएंगे किसी बिंदु पे, उस बिंदु का विभव बढ़ता जाएगा, मतलब कि उस बिंदु तक और ज़्यादा आवेश को ले जाने में हमको दिक्कतें होंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आवेश बढ़ रहा है यानी विभव बढ़ रहा है, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहीं से ये हमको रिलेशन मिला है।
आवेश जो है विभव के समानुपाती होता है। जब इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने का मतलब प्रोपोर्शनल की जगह =2 लगाते हैं, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसको C बोलते हैं, और यह C जो है क्या है बाबू, नियतांक है, नियतांक। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चालक की धारिता, धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। किसी चालक की धारिता कितनी है वो यही बताता है। और ये क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है यानी कि नियतांक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियतांक, मतलब किसी भी चालक के लिए ये फिक्स रहेगा। कोई एक चालक है तो उसके लिए ये नहीं कि कभी इसके लिए धारिता क्या होगी 10 कूलम, कभी 50 कूलम, कभी 60 कूलम, ऐसे नहीं। किसी एक चालक के लिए उसकी धारिता फिक्स होती है। अब दूसरा चालक आ गया उसकी धारिता अलग हो जाएगी, तीसरा चालक आ गया उसकी धारिता अलग हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक चालक के लिए, किसी एक चालक के लिए धारिता जो है फिक्स रहेगी। मान लीजिए कोई एक स्टील का बॉल है, उसकी धारिता 10 कूलम है, तो इसकी धारिता हमेशा 10 कूलम ही रहेगी, बस मीडियम पे डिपेंड करती है। अभी हम बताते हैं, हल्का सा, हल्का सा नहीं पूरा बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक ना। तुम्हें दिल की भूल, देखिए चालक की धारिता, ये क्या है, कैपेसिटेंस। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं C बराबर Q बटा में V, लिख सकते हैं कि नहीं, V इधर गुणे में इधर चला गया भगे में, तो यहाँ से हम ये फार्मूला बनाते हैं C बराबर Q बाई V। इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक अगर लिखना चाहें किसका, C का मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो लिखा जाता है कूलम प्रति वोल्ट, और इसको हम प्यार से बोलते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं बाबू, फैरड, 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 समझ में आया। फैरड को लिखते कैसे, आप फैरड लिखने में हमको दिक्कत था तो F लिख दिए, F इसका संकेत होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति वोल्ट यानी फैरड। बस इतना ही हमको पढ़ना था। अब कहेंगे, अब आप कहेंगे कि C जो था नियतांक था, ठीक था, नियतांक था तब तक ठीक था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, चीज़ें क्या हो रहा है। यहाँ से हम लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू Q, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से और चीज़ें भी लिख सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये भी हम लिख सकते हैं। कोई गलत लिखे हैं नहीं, लेकिन बाबू हम लिखे गलती है। कैसे गलती लिखे हैं, देखो ये तो नियत है, किसी चालक के लिए ये फिक्स होता है, तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है, गलत हुआ कि नहीं हुआ, ये लिखना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये किसी भी चालक के लिए चालक की धारिता फिक्स होती है, बदलती नहीं। अभी हम बोले कि ये C जो है क्या, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बदलेगा कैसे, बदलेगा थोड़ी ना, जो कांस्टेंट हो बदलता है, नहीं बदलता है, ठीक। ये आपकी वाली थोड़ी ना है कि बदल जाएगी, ये तो धारिता है ना, फिजिक्स है, फिजिक्स में कुछ नहीं होता है ऐसा। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो अलग अलग लिखे हैं, ये जो है ये सही है, ये लिखना हमारे लिए गलत है, ये लिखना गलत है, Q प्रोपोर्शनल टू C बाई V, ये लिखना गलत है। अब कहेंगे इन दोनों समीकरण को मिला दीजिए, Q प्रोपोर्शनल टू C बाई V हो गया, लेकिन ये गलत है लिखना, क्योंकि ये कभी बदलता ही नहीं, इतना चीज़ें कभी किसी चालक के लिए बदलेगा ही नहीं। कैसे नहीं बदलेगा, देखिए समझाते हैं हम आपको, इसको छाप लीजिए, नहीं तो अभी हम गोज वोज देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी तो वैसे खैर गोजे ही हैं, लेकिन फिर भी आप छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि Q बाई V जो है इसके प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते हैं सीधा Q को, कैसे, देखिए जैसे अगर V प्रोपोर्शनल टू Q है, V प्रोपोर्शनल टू Q है, इसका मतलब जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा। किसी बिंदु पे जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ाएंगे, उस बिंदु का विभव जो है, वोल्टेज जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब क्या करें, इसका मतलब Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर Q बढ़ रहा है तो उसी रेशियो में V बढ़ रहा है, तो इसका अनुपात जो है वो नियत होगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, अनुपात जो है नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा, देखिए अब मान लीजिए कि अब किसी चालक के लिए, मान लीजिए कोई चालक 4 कूलम आवेश लेता है, तो उसका विभव जो है 2 वोल्ट से बढ़ जाता है। कोई एक चालक है, कोई एक गोला है जिसके सरफेस पे हम क्या देते हैं, 4 कूलम आवेश देते हैं, तो उसके सतह पे विभव कितना आ जाता है, 2 वोल्ट आ जाता है।
हम निकाले थे V बराबर 1/4πε0 और कैपिटल Q बाई कैपिटल R, गोले की त्रिज्या, इसी से हम निकाल लिए विभव, तो हमको मालूम चला ऐसा। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस 2 से कट जाएगा, 2 फैराड हो जाएगा। हम कहें कि आवेश को बढ़ा दो, आवेश को बढ़ा दो, 4 कूलाम से 8 कूलाम कर दो, दुगुना कर दो आवेश को। लेकिन जैसे ही आप उस चालक पे आवेश दुगुना करेंगे, 4 कूलाम और देंगे, तो क्या होगा, उसका विभव भी और बढ़ जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि उसका विभव भी 2 गुना हो जाएगा, उसका विभव भी 2 गुना हो जाएगा। जैसे आवेश 2 गुना करेंगे, विभव भी 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 और 2 दूना 4, अभी भी अगर इसको काटेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि चालक की धारिता भी क्या है, 2 फैराड ही है, 2 फैराड ही है। मतलब जिस अनुपात में किसी बिंदु पे हम आवेश को बढ़ाते हैं, किसी चालक पे आवेश को बढ़ाते हैं, उसी अनुपात में विभव बढ़ने लगता है उस चालक का। तो इसीलिए जो C है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलता है। अब कहेंगे कि Q जो हम लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू Q, ऐसे लिख सकते हैं, C प्रोपोर्शनल टू Q नहीं लिख सकते हैं, अकेले ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं आप। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अकेला आवेश बढ़ेगा ही नहीं। जब आवेश बढ़ेगा तो विभव को बढ़ा के बढ़ेगा, विभव बढ़ाएगा तभी बढ़ेगा, अकेले नहीं चलता है, अकेले नहीं चलता है। ठीक ठीक आप ही की तरह है, क्या करता है, आवेश अकेले नहीं बढ़ सकता जब तक विभव नहीं बढ़ेगा उस चालक का। तो यहाँ से आवेश जो है अकेले नहीं बढ़ रहा है, इसलिए चालक की धारिता फिक्स है, यानी कि नियत है। अब ये डिपेंड किस पे करती है, तो ये माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करती है, कितना चालक वाला माध्यम है, कितना कंडक्टिव मीडियम है, इस पे डिपेंड करता है, यानी विद्युतशीलता पे। विद्युतशीलता अगर ज्यादा है तो वहां पे इस चालक की धारिता कम हो जाएगी, सॉरी कंडक्टिविटी अगर उस माध्यम की ज्यादा है तो वहां पे धारिता इसकी कम हो जाएगी। विद्युतशीलता कम है, विद्युतशीलता जो कम होगा तो चालक की धारिता भी कम होगी, विद्युतशीलता अगर ज्यादा होगा तो चालक की धारिता भी ज्यादा होगी। अब विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता अगर ज्यादा, इसका मतलब मीडियम कंडक्टिव नहीं है, नॉन कंडक्टिव है, कम कंडक्टिव है, समझ में आया, कम कंडक्टिव है। तो यहाँ से थोड़ा सा अलग से आवाज आ रहा होगा, उसको इग्नोर कीजिएगा अभी थोड़ा सा, ठीक। देखिए, तो यहाँ से हम इस चीजों को पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा गोलीय संधारित्र के बारे में। क्या लिखेंगे, गोलीय संधारित्र। लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या एक चीज आप लिख लीजिए कि C जो है कैपेसिटेंस चालक, कैपेसिटेंस आवेश और विभव पर निर्भर, दिख तो रहा है ना आपको, निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हम मिटा दें, पूरा मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको आप लिख लिए होंगे, आशा है। यहाँ से हम मिटा करके लिख सकते हैं कि जो मात्रक है इसका, जो फैराड मात्रक है ना, ये आप नोट करके लिखिएगा कि ये यूज नहीं होता है। जो फैराड इसका एसआई मात्रक है, C का एसआई मात्रक व्यवहारिक जीवन में एसआई मात्रक बहुत बड़ा है। एसआई मात्रक फैराड लिखिएगा, फैराड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहारिक जीवन में माइक्रोफैराड का उपयोग होता है। सिंपल सा बात है। देखिए, फैराड जो है ना, कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा मात्रक है। अब ये जो है ये बहुत होगा तो 10 माइक्रोफैराड का होगा, 10 माइक्रोफैराड या 50 माइक्रोफैराड इसी के आसपास में होगा, या 100 माइक्रोफैराड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे इस पे इसका कैपेसिटेंस लिखा ही नहीं है, ठीक। इस पे कैपेसिटेंस नहीं लिखा है, पता ना कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, बस हमको इतना ही मालूम है। तो ये इस पे कैपेसिटेंस नहीं लिखा हुआ है। इसकी धारिता माइक्रोफैराड में ही होगी। फैराड जो है बहुत बड़ा मात्रक है, उतना आवेश कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता एक फैराड, ठीक। अभी हम आपको ये इमेजिन करवाते हैं एक फैराड आवेश कितना होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र हेडिंग लगाइए, गोलीय संधारित्र।
आपका लेक्चर जो है लंबा हो गया, आधा घंटा हो गया। चलिए गोलीय संधारित्र हल्का सा ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हेडिंग लगाइए गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या लगाएंगे? कैपेसिटर। चलिए गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे बस। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनता है तो हम इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस एक गोल कोई भी धातु का गोला ले लेंगे, चालक ले लेंगे, गोल चालक, इस पर क्या करेंगे? आवेश दे देंगे। इसकी धारिता हो गई, आवेश दे दिए तो आवेश को रख लिया, स्टोर कर लिया, तो इसका मतलब कि हमको ऊर्जा मिल गया, ऊर्जा स्टोर हो गया। अब ऊर्जा को अगर डिस्चार्ज करना है, मान लीजिए इस पे हम कितना आवेश दिए हैं, इस गोलीय चालक पे हम आवेश दिए हैं कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू इस पे आवेश दिए हैं। इसकी त्रिज्या हम मान के चलते हैं कैपिटल आर है, हमको स्मॉल उस्मॉल नहीं मानने का मन कर रहा है आज, इसीलिए थोड़ा सा कैपिटल कैपिटल सब कुछ मान रहे हैं। इस पे कैपिटल क्यू आवेश दिए, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या है, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका कैपेसिटेंस क्या है? सी है, मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है। ठीक, इतना हम मान लिया। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? देखिए हम इसको सोच के कैसे बनाएं। इस पे चार्ज दे दिए तो ये चार्ज को स्टोर कर लिया। अब अगर इसका उपयोग करना होगा, एक बल्ब लगाएंगे, चाहे पंखा लगाएंगे, और एक तार तो इससे जोड़ देंगे और एक तार ग्राउंड कर देंगे पृथ्वी से। पृथ्वी से जैसे ग्राउंड करेंगे, यहाँ से आवेश चल करके पृथ्वी में जाएगा, और जैसे आवेश चलता है इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। आवेश को दौड़ा दीजिए, विद्युत धारा बन गया, आवेश को दौड़ा दीजिए, विद्युत धारा बन गया, है कि नहीं? तो आवेश को बस दौड़ाना है, विद्युत धारा बन जाएगा। तो यहाँ से जैसे आवेश को ग्राउंड करेंगे, इस गोले को ग्राउंड करेंगे, तुरंत आवेश दौड़ने लगेगा, विद्युत धारा बन जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। ये हमको पता चल गया यहाँ से। ठीक, तो हम कहे देखो, अगर इसकी धारिता अगर हमको चाहिए, हमको क्या करना है? धारिता निकालना, हमको पता करना है कि ये कैपेसिटर हमारे काम का है कि नहीं। तो इसकी धारिता, धारिता C बराबर क्या होगा? C बराबर होगा Q बाई V। हम मानते हैं Q आवेश देने पर इसका विभव V बढ़ गया, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V। ये हमको फार्मूला पहले से मालूम है। C बराबर यहाँ से Q बाई V हो गया, तो C बराबर Q, और बटा में हम जानते हैं कि इसका विभव कितना बड़ा होगा? V। और ये V क्या है? सरफेस पे विभव है, सतह पे विभव, गोले के सतह पे विभव है Vs। और ये हम Vs पिछले लेक्चर में निकाले थे बाबू, गोले के कारण सतह पर विभव कितना निकाले थे? KQ बटा में R, कैपिटल R, यही निकाले थे कि नहीं? पिछले लेक्चर में ये अभी निकाल के आ रहे हैं, ताज़ा ताज़ा है, बस आया नहीं है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख लीजिए KQ बटा में R, कैपिटल R। Q से Q मर गया, मर गया कि नहीं मर गया? C बराबर बचा, ऊपर चला जाएगा कैपिटल R, कैपिटल R बाई K। K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तो आपको सब लोगों को मालूम होगा। K को हम शॉर्ट फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए K लिखे थे। C बराबर यहाँ से लिख सकते हैं R बटा K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको जब गुणा उड़ा करेंगे तो बदल के चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया कि कैपेसिटेंस जो है, जो धारिता है, ये गोले पे आवेश दे रहे हैं, विभव बढ़ रहा है, उस पर कोई इसका डिपेंड ये नहीं है, मतलब इस आवेश पे और विभव पे डिपेंड नहीं है धारिता। किस पे डिपेंड है? तो ये गोला कितना बड़ा है, उसकी त्रिज्या कितनी बड़ी है, त्रिज्या जितना बड़ा गोला उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा चालक। तो चालक के आकार पे ये डिपेंड करता है धारिता, हमको पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है? एप्सिलॉन 0, यानी कि जिस माध्यम में ये गोला रखा हुआ है ना, उस माध्यम का जो क्या है, विद्युतशीलता, वो कितना है, कैसे है, इसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम C को लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0 एंड C प्रोपोर्शनल टू R। समझ में आया? C प्रोपोर्शनल टू R। तो गोले की त्रिज्या यानी कि चालक का आकार कितना बड़ा है, तो धारिता उस पर डिपेंड करेगी। और C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन 0, किस माध्यम में ले जाके चालक चार्ज किया गया है, उसका विद्युतशीलता कितना है, इसी पे डिपेंड करता है ये। बस इतना ही, इसको मिटा देते हैं।
तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस गोलीय चालक के लिए कैपेसिटेंस यानी कि धारिता निकल के चला आया। ठीक, इसको हम डेराइव कर लिए, इसको फार्मूला को याद रखिएगा। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, क्या बता दें कि गोलीय संधारित्र हमारे सिलेबस में नहीं है, पढ़ तो लिए है नहीं, तो इसका यूज भी नहीं है, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग भी नहीं। लेकिन जब तक पढ़ते नहीं ना तब तक हमको समझ में नहीं आता। हम कैपेसिटर अभी बनाना स्टार्ट किए हैं, अभी ऐसा कैपेसिटर हमको बनाना है, ऐसा कैसे बनाएंगे? तो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हो रहा था तब से हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैपेसिटर बनाया जाए। इसे सोचे तो पता चला गोला जो है ये आवेश को ग्रहण कर लेता है, मतलब इसकी कुछ धारिता है तो इसकी कैपेसिटर बनाया जा सकता है, कैपेसिटर बना दिए। लेकिन इसकी कमी क्या थी, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि V बराबर VS बराबर KQ बटा में कैपिटल R। ठीक, इसका कमी क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अगर 1 फैराड धारिता वाला कैपेसिटर हमको बनाना है तो गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, यही हमको बस मालूम करना है। क्या चाहिए कि अगर 1 फैराड धारिता वाला हमको कैपेसिटर बनाना है गोले का, तो उसकी धारिता कितनी चाहिए, कितना बड़ा गोला चाहिए हमको, यही निकालना है। उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 1 फैराड धारिता के कैपेसिटर वाले गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। पहले समझिए 1 फैराड का मतलब ही क्या है। 1 फैराड ये क्या है? इसका मतलब ये है ना कि अगर 1 कूलाम इस गोले को आवेश दे तो इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, वही 1 फैराड कहलाएगा। 2 फैराड का मतलब क्या है कि अगर इस गोले को 2 कूलाम आवेश दें तो इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो ये क्या है? 2 फैराड है। 2 फैराड का मतलब कि इस गोले को 2 कूलाम आवेश दें तो इसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए। ऐसे हमको फैराड का मतलब समझ में आता है। फैराड का मतलब कि 1 फैराड का मतलब यह है कि 1 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। 2 फैराड का मतलब 2 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। 3 फैराड का मतलब 3 कूलाम आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट बढ़ जाएगा इस गोले के सतह पे। ठीक, तो बस यही है। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R, यही ना है, यही हमारे पास फार्मूला। हमारे पास C दिया हुआ है, R निकालना है, तो C बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर R लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ से R बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणे C, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। देखिए ना बाबू, देखो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कुछ में नहीं था तो R से गुणा में था। जब कोई गुणा में होता है इक्वल टू के इधर जाता है भगे में आ गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है C से, तो C में 1 से गुणा हुआ है। 1 के नीचे हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखें। अब यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं नीला मार्कर से। देखिए अब R बराबर हमको निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का। अगर आपको मान नहीं मालूम है तो क्या करना है, एक कुआं खोदना है, 1 चम्मच पानी डालना है, डूब के मर जाना है। ठीक, देखिए 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक, इसको हम बता चुके हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं है। ठीक ना, धारिता C कितना दिया हुआ है, 1 फैराड दिया हुआ है। हमको त्रिज्या कितना चाहिए, 9 × 10 के पावर 9 मीटर। इतना बड़ा गोला चाहिए हमको। अब कहेंगे कि कितना बड़ा गोला है, बहुत छोटा ही तो है, 9 × 10 का पावर 9 मीटर त्रिज्या, कितना होगा? बहुत बड़ा तो नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा, इमेजिन करवाते हैं आपको। पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर। कितना है बाबू? पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। इसको हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। यहाँ पे देखिए 6.4, यहाँ पे देखिए 9, 6.4 से ज़्यादा है 9, ठीक है, इतना भी ज़्यादा है। इसको अभी हम इग्नोर ही करते हैं, ढेर है कोई बात नहीं है, ढेर है कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको इग्नोर कीजिए, बस पावर वाले को ही ध्यान दीजिए। 10 का पावर 6, 10 का पावर 9। पृथ्वी जो है कितना, 10 का पावर 6 मीटर इसकी त्रिज्या, इसका त्रिज्या 10 का पावर 9। यानी पृथ्वी से अगर इसको हमको 10 का पावर 9 बनाना है तो 10 का पावर 6 × 10 का पावर 3 करना पड़ेगा। और 10 का पावर 3 का मतलब होता है 1000। समझ में आया? 10 का पावर 3 का मतलब 1000। यानी कि अगर 1 फैराड धारिता का कैपेसिटर हमको गोले से बनाना है ना, तो हमको कितना बड़ा गोला चाहिए? पृथ्वी से बड़ा गोला चाहिए। कितना बड़ा गोला चाहिए? पृथ्वी से कितना बड़ा चाहिए? 1000 गुना, लगभग
1000 गुना बढ़हन गोला चाहिए धातु का, तब जा करके क्या होगा, 1 फैरेड धारिता का कैपेसिटर बनेगा। अब हम पगला गए, इतना बड़ा गोला हम बनाए ही क्यों, हमको तो पंखा में ना यूज करना है जी, पंखा तो इतनी चुकी होता है, उसमें हमको कैपेसिटर यूज करना है। तो पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा गोला हम क्यों बनाए, ये दिक्कत आया हमारे पास, समझ में आया, ये दिक्कत हमारे पास आया। तो इसलिए ये जो गोलीय कैपेसिटर है, गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बहुत कम है, 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 जितना मन करे कम लगा लीजिएगा, बहुत कम। इसलिए यह व्यवहारिक उपयोग के लिए सही नहीं है, सही नहीं है, समझ में आया, सही नहीं है, ठीक, सही नहीं है, ये व्यवहारिक उपयोग के लिए सही नहीं है, इसका उपयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। पंखा में लगाना है, पृथ्वी के बढ़ान कैपेसिटर लगाएंगे, पृथ्वी के इतना बढ़ान, अब पंखा कहाँ लगाना है, पृथ्वी के ऊपर, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है कैपेसिटर हमारे लिए यूज में नहीं आ सकता। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पे आज नहीं पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उस कैपेसिटर की धारिता निकालेंगे, उस कैपेसिटर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका ऊर्जा निकालने के बारे में सीखेंगे कि कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, नोट्स मिल जाएगा। बार बार कहते हैं नोट्स से मत नोट बनाइए, जो हम लिखवाते हैं साथ साथ लिखते चलिए, हम साथ साथ हैं, समझ में आया। आशा है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।